जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। साथियों, हम फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने समानता के अधिकार को बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा किया है और बहुत अच्छी तरह से समझा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए, ताकि आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आए, ताकि आगामी जितने भी टॉपिक होंगे, जो मौलिक अधिकार मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। मैं मौलिक अधिकार वाले टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने मौलिक अधिकार में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, मूल जो संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन था, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। उन 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद को मैंने बहुत विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ाया है, समझाया है, और उम्मीद करता हूं कि जितना भी पढ़ाया हूं उस सारी की चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज हम स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है तथा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद हमको देखने को मिलता है और कौन से अनुच्छेद में कौन सी बातों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है संविधान में, उन सारी चीजों के बारे में मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ और नोटबुक पेन अपने साथ में रखिए, ताकि आप लोगों को एक बेहतर समझ के साथ साथ आप लोगों के पास एक बेहतरीन नोट्स भी बनता जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस टॉपिक का फायदा उठा सके, इस सीरीज का लाभ ले सके। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो इसका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक देखने को मिलता है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित प्रावधान हमको भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो कभी कभार डायरेक्ट आप लोगों को अनुच्छेद पूछता है कि स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक होता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक होता है। तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 20 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 में कौन कौन से प्रावधान हमको देखने को मिलता है, उन सारी चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 19 यानी कि अनुच्छेद 19 की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखा जाए तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। और ये जो हमारा 19 है, इसमें मूल संविधान में 7 प्रकार के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता था, लेकिन वर्तमान में जो ये अनुच्छेद 19 है 6 प्रकार के अधिकारों की रक्षा से संबंधित बातें करता है। क्या कहा मैंने? अनुच्छेद 19 जो है 6 प्रकार के 6 अधिकारों की रक्षा, 6 प्रकार की स्वतंत्रता या फिर 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। इसे ही वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है इतना? और आगे अनुच्छेद अगर मैं 20 की बात करूं, अनुच्छेद 20 की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 20 की अगर मैं बात करूं तो दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 20 में देखने को मिलता है। क्या कहा मैंने? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण यानी कि कौन सा व्यक्ति दोषी होगा और कौन सा व्यक्ति दोषी नहीं होगा, कौन सा व्यक्ति अपराधी होगा, कौन सा व्यक्ति अपराधी नहीं होगा, उनसे संबंधित सारे के सारे प्रावधान हमको अनुच्छेद 20 में देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। अगला हमारा अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 21। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ अनुच्छेद बता रहा हूं कि अनुच्छेद में कौन सी बातों का प्रावधान हमको देखने को मिलता है। फिर इस अनुच्छेद के बारे में मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी सिर्फ मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 20 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है इतना? तो अब अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित प्रावधान हमको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में देखने को मिलता है। और ये मोस्ट आईएमपी होता है ये जो हमारा अनुच्छेद 21, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर हमको जब मौलिक अधिकार से संबंधित कोई एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है तो अनुच्छेद 21 जो है कहीं ना कहीं पर आप लोगों को प्रश्न के रूप में देखने को मिलेगा। इसीलिए ये अनुच्छेद 21 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को स्टार लगा दिया हूं ताकि आप लोग इसको स्टार लगा लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21। अगला अनुच्छेद हमारा होता है स्वतंत्रता के अधिकार का चौथा अनुच्छेद, अनुच्छेद 22। और अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 22 में देखने को मिलता है। तो साथियों मैंने आपको स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार का दूसरा प्रकार होता है, उनसे संबंधित अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक देखने को मिलता है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक सारे के सारे अनुच्छेद मैं आप लोगों के सामने लिख दिया हूं। आप लोग भी नोटबुक पेन रखे हो तो आप लोग नोट कीजिएगा ताकि आप लोगों के पास एक नोट्स भी बनता रहे। अब मैं आपको अनुच्छेद 19 के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो चलिए अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सीरीज का नाम ही है संविधान की यात्रा सीरीज, जिसके अंतर्गत हम संविधान से जुड़े उन महत्वपूर्ण टॉपिक, उन महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और उनको बेसिक से लेकर एडवांस तक हम समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम लोगों को जो कोई भी एग्जाम में अगर संविधान से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है तो हमारा प्रश्न जो है छूटे नहीं। तो चलिए अनुच्छेद 19 को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में मैंने कहा कि जो है मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकारों की रक्षा से संबंधित प्रावधान दिया गया था, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 19 में देखने को मिलता है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 का पहला क्या बोलता है, पहला बोलता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला क्या बोला जा रहा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला क्या बोल रहा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहले मैं आप लोगों के सामने छयों के छयों अनुच्छेद लिख देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक करके सभी अनुच्छेदों के बारे में बताऊंगा। क्लियर है इतना? तो पहला अनुच्छेद बोलता है 19 का 1, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा अनुच्छेद है इसी में दूसरा अनुच्छेद है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। क्या बोल रहा है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 19 के 2 में देखने को मिलता है। तीसरा हमारा अनुच्छेद है इसमें, तीसरा हमारा अनुच्छेद है संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। कहीं ना कहीं पर एग्जाम में आप लोगों को जरूर यहां से प्रश्न देखने को मिलता है, कभी कभार ऐसा पूछ देता है कि संघ बनने की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 19(3) में संघ बनाने की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? तो अगला हमारा चौथा है, इसमें अगला हमारा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाएगा, देखिए पहला क्या करेगा, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है, दूसरा क्या करेगा, संघ बनाने की स्वतंत्रता, उसके बाद स्वतंत्रता पूर्वक भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र स्वतंत्र विचरण करने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में सर्वत्र सर्वत्र संचरण या फिर विचरण का अधिकार, संचरण का अधिकार। क्या कहा मैंने, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संचरण या फिर विचरण करने का या फिर घूमने का अधिकार है। क्लियर है इतना? उसके बाद क्या है, अगला हाँ 5 है, उसके बाद निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 19 का कौन सा, 5वां जो उप अनुच्छेद है हमको क्या बोलता है, निवास करने का अधिकार से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। अगला अनुच्छेद है क्या करने का, व्यवसाय,
व्यवसाय करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार। तो साथियों मैंने आप लोगों को 19 के जो स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें वो पहला 19(1) में क्या दिया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(2) में देखने को मिलता है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, 3 में देखने को मिलता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, 4 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या करने का, संचरण या फिर विचरण या फिर घूमने का अधिकार, उसके बाद 5वां में देखने को मिलता है निवास करने का अधिकार, और 6वां में देखने को मिलता है व्यवसाय करने का अधिकार। ये तो था अनुच्छेद 19 की सारे के सारी 6 के 6 बातें, जो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है और समझाया। उम्मीद करता हूं कि अनुच्छेद 19 की 6 के 6 आर्टिकल आप लोगों को याद हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 19 का 1 क्या बोलता है, इसको मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहले दिया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहले जानते हैं कि वाक से मतलब क्या है। वाक का मतलब होता है बोलना या फिर अभिव्यक्ति का मतलब अपनी विचार को क्या करना, व्यक्त करने का अधिकार, यानी कि बोलने का अधिकार और अपने विचारों को अभिव्यक्त मतलब दूसरों के सामने बोलने का अधिकार या फिर अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हमको अनुच्छेद 19 का 1 हमको क्या करता है, प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19(1) में क्या दिया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हमको देखने को मिलता है। क्लियर है इतना। अनुच्छेद 19 का दूसरा अनुच्छेद क्या बोलता है, उसको देखते हैं। अनुच्छेद 19 का 2 क्या बोलता है, 2 बोलता है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। अब देखिए शांतिपूर्ण सम्मेलन के अधिकार से क्या तात्पर्य। शांतिपूर्ण सम्मेलन के अधिकार से तात्पर्य है कि बिना हथियारों के क्या करना, सम्मेलन करना, उसको कहा जाता है शांतिपूर्ण सम्मेलन। यानी कि इसमें पहला कंडीशन क्या है, बिना हथियार के क्या करने का, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। वो क्या बात करता है, बिना हथियारों के, जिसमें हिंसा ना हो, ऐसे अधिकार या फिर क्या करने का, सम्मेलन करने का अधिकार हमको 19 का 2 अनुच्छेद प्रदान करता है। लेकिन इसमें हड़ताल शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हड़ताल करने का अधिकार, हड़ताल इसमें शामिल नहीं है। यानी कि हड़ताल करने का अधिकार क्या किसमें शामिल नहीं है, इसमें शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार में शामिल नहीं है। लेकिन कुछ आधारों पर क्या कर सकती है सरकार, इसको क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे किसी राज्य क्षेत्र में क्या लगा है, धारा 144 लगा है या फिर धारा 141 लगा है, तो उस कंडीशन में जो है शांतिपूर्ण सम्मेलन के अधिकार को भी क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। क्लियर है इतना। तो ये था हमारा अनुच्छेद 19 का 2। अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(3). अगला कौन सा अनुच्छेद है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(3). अनुच्छेद 19 का तीसरा जो है क्या बोलता है, उसको देख लेते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब संघ बनाने की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य, संघ पहले क्या करेगा, शांतिपूर्ण सम्मेलन में करेगा, उसके बाद क्या करेगा, संघ बनाएगा, कमेटी बनाएगा, उससे संबंधित अधिकार हमको अनुच्छेद 19 का तीसरा अनुच्छेद हमको प्रदान करता है। जैसे कोई व्यापारिक संगठन हो गया, कोई व्यापारिक संघ हो गया, कोई कर्मचारी संघ हो गया, या फिर कोई क्या हो गया, मजदूर संघ हो गया, या फिर कोई राजनीतिक संघ हो गया। इस प्रकार से संघ बनाने का अधिकार से संबंधित प्रावधान हमको 19 का तीसरा अनुच्छेद हमको प्रदान करता है। अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(4). अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(4) में क्या बात देखने को मिलता है, अनुच्छेद 19(4) की अगर मैं बात करूं तो निवास करने का अधिकार या फिर क्या बोलो, घूमने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर संचरण या फिर घूमने का अधिकार, घूमने का अधिकार। अभी इस अनुच्छेद को आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय नागरिक क्या कर सकता है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पर भी, चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य हो, चाहे एक राज्य की किसी
क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूमना हो तो वह स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। क्लियर है इतना? क्या कहा मैंने? भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर क्या कर सकता है? घूमने का अधिकार से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 19 का चौथा अनुच्छेद प्रदान करता है। क्लियर इतना? मतलब भारत के राज्य क्षेत्र या तो एक राज्य से दूसरे राज्य में घूम सकते हैं आप, या फिर राज्य के उसी राज्य के एक जिले से दूसरे राज्य में आप स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। ये हमको कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? ये अधिकार हमको अनुच्छेद 19 का चौथा अनुच्छेद हमको प्रदान करता है। क्लियर है इतना? तो भारत के राज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य हो या फिर एक ही राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में आप क्या कर सकते हैं? विचरण कर सकते हैं या घूम सकते हैं। ये हमको अनुच्छेद 19(4) हमको ये अधिकार प्रदान करता है। क्लियर है इतना? लेकिन मुंबई का जो हाई कोर्ट है, उन्होंने जो एड्स पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको घूमने पर क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब मुंबई हाई कोर्ट के अनुसार जो एड्स पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक ही राज्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने को क्या करता है? प्रतिबंधित करता है मुंबई हाई कोर्ट का जो निर्णय के आधार पर। क्लियर है इतना? अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 का 5। अनुच्छेद 19(5) में क्या बोला मैंने? निवास करने का अधिकार। क्या बोला मैंने? भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार। और जो इसमें मैंने बोला कि भारत के राज्य क्षेत्र का संचरण या घूमने का अधिकार, तो इसमें क्या कर सकता है? एक तो आंतरिक हो सकता है या फिर बाह्य। एक आंतरिक के अंदर क्या करेगा? वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या कर सकता है? घूम सकता है। दूसरा क्या है? बाह्य के अंदर क्या होता है? एक देश का व्यक्ति जो है या फिर नागरिक दूसरे देश में भी क्या कर सकता है? घूमने के लिए जा सकता है और स्वतंत्रता पूर्वक आने का अधिकार उसको अनुच्छेद 19 का चौथा अनुच्छेद हमको प्रदान करता है। क्लियर है इतना? अगला हमारा है अनुच्छेद 19 का 5, जिसमें लिखा हुआ है कि निवास करने का अधिकार से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 19 के 5वें अनुच्छेद में देखने को मिलता है। अब निवास करने के अधिकार से क्या तात्पर्य है? निवास जो है दो प्रकार से हो सकता है। एक क्या हो सकता है? एक होता है अस्थायी, एक अस्थायी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? स्थायी हो सकता है। एक स्थायी हो सकता है और एक क्या हो सकता है? अस्थायी हो सकता है। तो देखो, निवास करने का अधिकार मतलब भारत का नागरिक एक राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य में या तो अस्थायी रूप से निवास कर सकता है। इसमें क्या आता है? अस्थायी रूप से निवास करने में मतलब कुछ दिनों के लिए रहेगा, उसके बाद वापस अपने स्थान पर आ जाएगा, तो कुछ के अंतर्गत है? अस्थायी निवास करने के अधिकार के अंतर्गत आएगा। दूसरा चीज मैंने क्या बताया आप लोगों को? स्थायी अधिकार। स्थायी अधिकार के आधार पर क्या कर सकता है? कोई भी नागरिक, एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में क्या कर सकता है? निवास स्थान बनाकर, घर बनाकर क्या कर सकता है? बस सकता है। वो हमको अनुच्छेद 19 का 5वां अनुच्छेद हमको निवास करने का अधिकार के अंतर्गत ये अधिकार हमको प्रदान करता है। क्लियर है इतना? अगला मैंने बताया कि 6 हमको अधिकार प्रदान करता है स्वतंत्रता के तहत। तो हमारा अनुच्छेद 19 का 6वां अनुच्छेद आप लोगों को मैं बता रहा हूं, 19 का 6, अनुच्छेद 19(6). अनुच्छेद 19(6) में देखिए, व्यापार करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 का जो 6वां अनुच्छेद है वो हमको व्यापार करने का अधिकार प्रदान करता है। क्योंकि देखो, पहले कोई भी व्यक्ति निवास करेगा, निवास करने के बाद जाहिर सी बात है उसको रोजी रोटी या फिर जीवन यापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यापार करना पड़ेगा। और वो व्यापार करने का अधिकार हमको अनुच्छेद 19 का 6वां अनुच्छेद प्रदान करता है। क्योंकि व्यापार किससे है? धन अर्जित करने से संबंधित, यानी कि व्यापार करेगा तभी वो जीविका उपार्जन चला सकता है या फिर जीवन यापन करेगा। इसीलिए व्यापार करने का अधिकार से संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद 19 के 6वें अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने देखा कि अनुच्छेद 19 में जो है 6 अधिकार हमको प्रदान करता है, जो कि क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें मैंने अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 को बताया है। और आज की वीडियो में मैंने अनुच्छेद 19 को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा और सारी बातें आप लोगों को समझ में आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को अनुच्छेद 20, 21 और 22 को बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।